दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे अमल ऐसे भी हैं जिन्हें करने के बाद इंसान का अंजाम बहुत बुरा होता है। कई लोग अच्छे काम करके इस दुनिया से आखिरत सुधार जाते हैं, तो कई लोग बुरे काम करके इस दुनिया को तो बिगाड़ते ही हैं, साथ साथ अपनी आखिरत को बिगाड़ लेते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे अमल होते हैं जो इंसान से हमेशा दूर रहें तो ही बेहतर है। अगर इंसान उन फील्ड में या फिर उस अमल की लाइन में जाता है तो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाती है। और ऐसा ही एक अमल है काले जादू का अमल। आज की हमारी स्टोरी काले जादू का करने का अंजाम पर बेसिस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। रफीक साहब से मेरा काफी पुराना ताल्लुक है। दरवेश सिफ्त इंसान है, उम्र में मुझसे काफी बड़े भी हैं। अक्सर हमारी शाम साथ ही गुजरती है। एक दोपहर वह मेरे पास आए, हाल अहवाल के बाद बोले कि रिश्ते में मेरे एक भांजा लगता है, उसके साथ कुछ मसला है, उसे मैंने बुलवाया है, आप मेरे साथ चलें। मैं उसी वक्त उनके साथ रवाना हो गया। कुछ देर में मैं उनके ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। कुछ देर बाद एक मर्द और एक नौजवान लड़का ड्राइंग रूम में दाखिल हुए और मेरे सामने आ बैठे। सलाम दुआ के बाद रफीक साहब बोले कि ये मेरे बहनोई लगते हैं, इनके घर में मेरी एक कज़न है और ये मेरा भांजा और इनका बेटा राहिल है। बाकी का अहवाल आपको भाई साहब देते हैं। रफीक साहब के खामोश होते ही राहिल के वालिद ने कहा कि मेरा बेटा बड़ा लायक फायक है, अच्छी जॉब करता था जो अब खत्म हो गई है। एक रात इसे बाजू में दर्द उठा, हम इसे अस्पताल लेकर गए, मगर दर्द रुकने का नाम नहीं ले रहा था। डॉक्टरों के समझ में भी नहीं आ रहा था दर्द की वजह क्या है। दर्द की वजह उनके समझ में ना आ रही थी। एक्सरे और बाकी टेस्ट भी ठीक आए, इंजेक्शन लगाए गए, मगर दर्द ना खत्म हुआ। बकौल डॉक्टर के किसी जहरीली शय ने इसे डसा भी नहीं था, यानी कि किसी सांप वाप इन सब चीजों ने डसा भी नहीं था। दिन हफ्तों से होते हुए 3 महीनों में गुजर गए हैं, मगर दर्द नहीं रुका। किसी से कहने पर हिसाब करवाया तो पता चला कि ये जादू है। इसकी नौकरी खत्म करने के लिए इस पर जादू करवाया गया है। इसका हल भी करवाया मगर कोई फायदा ना हुआ। बहुत जगह से इलाज करवाया, कोई कहता है जादू है, कोई जिन कहता है। जिसने जो कहा वही इलाज करवाया गया, मगर फायदा एक रत्ती बराबर भी नहीं हो रहा है। बाजू का दर्द है कि खत्म नहीं होता। रफीक भाई से जिक्र किया तो उन्होंने आपका बताकर हमें बुला लिया। अब आपके पास आए बैठे हैं हम, ये कहकर वह खामोश हो गए। मैंने उनकी बात सुनकर राहिल की तरफ देखा। वह अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ से पकड़कर बैठा हुआ था। शायद अभी भी उसे दर्द हो रहा था और उसके चेहरे पर कुर्ब के असरात वाज़ेह थे। राहिल की आंखें बता रही थी कि ये जिन्नात या आसेब का मसला नहीं है। मैंने रफीक साहब से कागज़ पेंसिल लाने को कहा, जो वह उसी वक्त ले आए। मैंने राहिल का नाम लिखा, उसकी वालिदा का नाम पूछकर लिखा और उसकी तारीख पैदाइश पूछकर लिख ली और इसका हिसाब करने लगा। मैं बताता जाऊं कि मेरे इस तरह इल्मुल आदाद और इल्मुल नजूम से हिसाब करने और तशवीश करने के तरीक़ा कार को इस ग्रुप के कुछ मौजूदीन जो बहुत इल्म रखते हैं वह कुफराना अमल कहते हैं। हालांकि उनके इस इल्ज़ाम में कोई सच्चाई नहीं है। खैर, हम असल बात की तरफ आते हैं। मैंने अपना हिसाब किया। हिसाब के दौरान मैं काहे बकाहे राहिल की तरफ देख रहा था, बार बार उसकी तरफ देख भी लेता था। मुझे कुछ मिनट लगे। जो बात हिसाब में निकल रही थी मेरे लिए हैरान कुन थी। मैंने बार बार चेक किया कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई, मगर हर बार रिजल्ट वही निकलता। मैंने आखिर बार आराम से हिसाब चेक किया और एक गहरी सांस लेकर पेंसिल लेकर कॉपी पर रख दी और राहिल की तरफ देखने लगा। वो भी मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उससे नजरें हटाकर उसके अब्बू और रफीक साहब की तरफ देखा, जो मेरे बोलने के मुंतजिर थे। मैंने कहा, मोहतरम, आपके लड़के पर किसी ने कोई जादू नहीं किया, ना ही इसका कोई दुश्मन है और ना ही इसका कोई दुश्मन इसकी नौकरी छुड़वाना चाहता है। अगर आपके बेटे की नौकरी चली गई है तो इसके पीछे इसकी तकलीफ है और तकलीफ की वजह कोई शैतानी सिफली अमल है जिसकी नहुसत है इस पर। या तो इसने कुछ उल्टा सीधा पढ़ लिया है या कुछ इससे मिलता जुलता कुछ और मसला है। बस उससे ज्यादा मेरे हिसाब में कुछ नहीं आता। ये कहकर मैं खामोश हो गया। रफीक साहब और राहिल का वालिद हैरानी से मेरी बात सुनकर राहिल की तरफ देखने लग गए।
राहिल के वालिद ने कहा, इन दिनों इसने तरक्की का कोई वजीफा पढ़ा था। मैंने कहा, क्यों राहिल साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? राहिल जो मेरी तरफ हैरानी से देख रहा था, वो कहने लगा, मैंने आज तक ये बात किसी से नहीं कही, मगर अब कोई फ़ायदा नहीं है ये सब छिपाने का। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं सब आपको बता देता हूँ। ये सब तब शुरू हुआ जब मुझे नाजिया ने साफ कह दिया कि उसे मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं है और उसका रिश्ता उसके घर वाले उसके एक कजिन से 2 साल पहले ही कर चुके हैं। मैं और नाजिया दोनों एक प्राइवेट कंपनी के दफ्तर में काम करते थे। मुझे उस ऑफिस में काम करते 2 साल हो गए थे। नाजिया ने 2 माह कबल ही ऑफिस ज्वाइन किया था। पहली नज़र में ही मैंने अपने दिल को बेचैन होते महसूस किया था। उस दिन के बाद से मैं नाजिया को अहमियत का एहसास दिलाना शुरू कर दिया, जिसे शायद नाजिया ने भी महसूस किया था। उस दिन छुट्टी थी। मेरे दिल में जाने क्या आया कि मैंने नाजिया को कॉल किया कि एक ही सांस में उसे हाले दिल बता देता हूँ, जिससे नाजिया ने बड़ी तसल्ली से सुनकर इनकार कर दिया था। मेरा बकिया सारा दिन बंद कमरे में उदासी से गुजरा था। वह रात भी मैंने उदासी से कैफियत में गुजारी थी। अगली सुबह ऑफिस जाते हुए दिल में एक उम्मीद थी कि मैं आहिस्ता आहिस्ता नाजिल का दिल जीत लूँगा। ऑफिस में मैंने नाजिया को सलाम किया था, जिसका उसने बेरुखी से जवाब दिया। अपने कैबिन में आके मैंने नाजिया के सेल फोन पे कुछ जज्बाती किस्म के मैसेज भी टाइप किए। मैंने उसे अपनी उदासी का एहसास दिलाना चाहता था, मगर मुझे मेरे मैसेजेस का कोई जवाब ना आया। बल्कि 10 मिनट बाद मुझे ऑफिस बॉय ने बताया कि आपको मैनेजर साहब अपने ऑफिस बुला रहे हैं। मैनेजर के कमरे में नाजिया भी मौजूद थी। मैनेजर ने मेरे सलाम के जवाब की बजाय मुझे इस तरह बेइज्जत किया कि मैं कभी ना भूलूं। नाजिया ने कल के मेरे प्रपोजल और आज के सारे मैसेजेस की सारी रुदाद मैनेजर को सुना दी थी और अब मुझे बेइज्जत होता देख रही थी। मैनेजर ने वाज़ेह कह दिया था कि अब अगर नाजिया ने छोटी भी शिकायत की तो मेरी नौकरी खत्म हो जाएगी। टूटे ख्वाबों के साथ मैं मैनेजर के ऑफिस से निकला था। केबिन में आकर सिगरेट सुलगाई और सर पकड़कर बैठ गया। मेरे इश्क का शीश महल बनने से पहले ही चकनाचूर हो गया था। जैसे तैसे ऑफिस का वक्त गुजरा। छुट्टी होने में 10 मिनट रहते थे। मैं पहले ही उठकर ऑफिस से बाहर आ गया, बाइक स्टार्ट की और घर की तरफ चला गया। रास्ते में एक नहर के किनारे मैंने अपनी बाइक रोकी और रुककर सिगरेट सुलगाई। मेरी मोहब्बत का जज्बा नफरत में तब्दील हो रहा था। सिगरेट खत्म होने तक मैं अपने दिल में नाजिया के लिए सिर्फ गुस्सा महसूस कर रहा था। सिगरेट को बहुत पानी में फेंक कर मैंने बाइक का रुख घर की तरफ कर दिया। घर जाते रास्ते में मेरी नज़र एक दीवार पर पड़ी। किसी आमिल बंगाली का इश्तिहार लिखा हुआ था। महबूब कदमों में होने का दावा लिखा था। मैं जानता था ये सब इश्तिहारी दावे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती, मगर उसको पढ़कर मुझे एक अजीब सा ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी अमलियात से मदद लूं। कुछ देर सोचने के बाद मैंने बाइक का रुख बाजार की तरफ कर दिया। मैं सीधा एक किताबों की दुकान पे गया और दुकानदार, जो मेरा पुराना वाकिफकार था, उससे एक तावीज़ात और अमलियात के मौजू पर किताब मांगी। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको कब से ये शौक शुरू हो गया है? मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, बस यूं समझ लो आज से ही हुआ है। मुझे वह किताब दो जिसमें सच पे मबनी हो। दुकानदार ने मुझे गौर से देखते हुए कहा कि एक किताब है तो महंगी और पुरानी, मगर 100% सच है इसमें। मैंने वह किताब खरीदी और घर आ गया। घर आकर फ्रेश हुआ, अम्मी को चाय का कहकर किताब खोलकर बैठ गया। ये किताब 300 से ज़्यादा सफ़ों पर मुश्तमिल थी। इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत के अमल और तावीज़ दर्ज थे। इसमें मोहब्बत और दुश्मन से इंतकाम के अमल भी थे। मैंने मोहब्बत का एक अमल मुंतखब किया। इसी आसना में मेरे सेल फोन की मैसेज टोन बज उठी। इसकी आएगी स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।